प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत संकलित कविता अट नहीं रही है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। हम लोग इस कविता का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। निराला जी की जो एक कविता इसी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उत्साह नाम की, इसको हमने अपने पिछली वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है और उस वीडियो के बाद नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका कमेंट्स करना हमारे लिए उत्साहवर्धक होता है। हम भी अपने विद्यार्थियों के मनोगत और उनके मनोभावों से परिचित होते हैं कि उनको कैसी सामग्री चाहिए, जिससे उनका अच्छे से मार्गदर्शन हो सके, उनका ज्ञानार्जन हो सके। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा बलराम द्विवेदी नाम से एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाइए। बहुत सारे विषय उस पर भी हैं, व्याकरण से संबंधित हैं, अन्य विषयों से संबंधित हैं, कुछ और पाठ भी हैं उसमें, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आइए हम लोग विषय के सूत्र से, विषय के मूल से जुड़ते हैं और इस कविता को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। हमने अपनी पिछली वीडियो में निराला जी का जीवन परिचय बताया है, लेकिन आज फिर से मैं आपको निराला जी के जीवन परिचय से परिचित करना चाहते हैं। आइए हम लोग निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वह मूलतः गढ़ा कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में यानी बंगाल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वह संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत माने निरंतर संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। तो इस संक्षेप जीवन परिचय को हमने पिछली वीडियो में बताया, हमने इसकी आवृत्ति की है यहाँ पर, जिससे आप फिर से समझ सकें। आइए हम लोग कविता देखते हैं, कविता का विषय प्रवेश करते हैं। अट नहीं रही कविता जो है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ 1-2 वाक्यों में उसका संक्षिप्त परिचय, पाठ प्रवेश। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, करीब 4 वाक्य हैं इसमें, छोटे छोटे, लेकिन 4 वाक्यों में पूरी कविता का सार तत्व दिया गया है। और इसमें बताया गया अट नहीं रही है कविता में फागुन, हम जिसको उसके फाल्गुन के महीने के नाम से जानते हैं, उसकी मादकता, उसका सौंदर्य जो है इसमें वर्णित है। तो आइए इस कविता के पाठ प्रवेश के साथ साथ हम लोग कविता के मूल शब्द को साथ और उसके विषय वस्तु के साथ जुड़ते हैं। आइए सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो
घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने इस कविता के वाचन को देखा, मेरे साथ आपने इस कविता को पढ़ा। इस कविता में निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन माह की मादकता का वर्णन किया है। पाठ प्रवेश में हमने आपको बताया कि इस कविता में फागुन की मादकता का वर्णन है। कवि फागुन की मादकता का वर्णन करते हुए कहता है कि फागुन मास की मादकता इतनी अधिक है कि वो समा नहीं पा रही, अट नहीं रही है। अट नहीं रही माने समा नहीं पा रही है। फागुन वसंत ऋतु के अंत में फागुन एक प्रमुख महीना होता है। जैसे हिंदी के 12 महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद क्वार अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष, तो इस तरह से जो 12 महीने में जो 6 ऋतुएं होती हैं, इसमें वसंत ऋतु, और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है। और उसी ऋतुराज में, उसी वसंत में एक महीना आता है, उसका नाम फागुन है। फागुन अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की मोहकता से जाना जाता है। इसीलिए कवि ने कहा, निराला जी कहते हैं कि फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है इसमें। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि निराला कहते हैं कि फागुन महीने की, फागुन माने फाल्गुन महीने की, आभा माने सौंदर्य इतनी अधिक है, इतनी व्यापक है, सर्वव्यापक है कि वो समा ही नहीं पा रही है, अट नहीं रही है, वो बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांत, फागुन का सौंदर्य, फागुन की सौंदर्य श्री, शोभा श्री इतनी व्यापक है कि फागुन की कांति तन में समा नहीं रही, तन माने शरीर में समा ही नहीं पा रही है। उसके कारण लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की झलक प्रकट होने लगती है। तो कब कहता है कि फागुन की महीने की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक मोहकता है, मादकता है, वो इतनी व्यापक है कि वो समा ही नहीं पा रही है। समा ही नहीं पा रही माने वो जो है छलक पड़ रही है, छलक छलक पड़ रही है, तन में सट नहीं रही है। माने लोगों के कारण, उसके प्राकृतिक सौंदर्य और मोहकता के कारण लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता की, आनंद की, उन्माद की आभा झलक रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कभी फागुन को संबोधित करते हुए कहता है कभी कि हे फागुन, जब तुम कहीं सांस लेते हो, यहां प्रकृति का मानवीकरण है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कब कहता है कि जब तुम कहीं सांस लेते हो, सांस लेने का मतलब यह है कि जब कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है, चारों ओर धरती केवल हरी भरी नहीं है, केवल हरियाली ही नहीं है, बल्कि पुष्पों से आच्छादित है। पूरी धरती, पूरी वसुंधरा नए नए कोपल और पल्लों से सुसज्जित होने के साथ साथ सुगंधित फूलों के द्रव से भी सुवासित है। इसलिए कब कहता है, जब फाल्गुन के महीने में कहीं हवा का एक झोंका उठता है, कहीं सांस लेते हो। फाल्गुन को एक मानवीय संरचना के अंतर्गत कवि ने एक मानवीकरण करते हुए कहता है कि जो जब तुम कहीं सांस लेते हो, यहां सांस लेने का मतलब है जब तुम्हारे सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो वो इतना व्यापक होता है कि घर घर भर देते हो। कब कहता है कि जब कहीं तुम्हारे
सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो, और तुम्हारी उस सुगंध की व्यापकता, तुम्हारी उस सुंदरता, वो प्रत्येक घर घर में, घर घर माने सर्वत्र, हर कहीं लहरा उठती है। हर घर घर का कोना तुम्हारी सुगंध से, तुम्हारी सांस से सुवासित हो जाता है। माने फाल्गुन महीने की मादकता, फाल्गुन महीने की जो प्राकृतिक सौंदर्य की मोहकता है, वो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं बचा ही नहीं जहां उसका प्रभाव ना हो। इसलिए कहता घर घर भर देते हो, माने सर्वत्र तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घरों में लहलहा उठती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कब कहता है कि लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, जिसकी शोभा इतनी बढ़ गई है कि पूरी वसुंधरा, घर का कोना कोना ही सौंदर्य से सुशोभित हो जाता है। वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी भी पर उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम्हारी मादकता से, मोहकता से प्रभावित होकर के पक्षी भी आकाश में पंख फैला करके उड़ने को आतुर हो जाते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, उड़ने को पर कर देते हो। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि तुम्हारे प्राकृतिक सौंदर्य की मोहकता से प्रभावित होकर के पक्षी भी पर माने पंख, अपने पंखों को फैला करके उन्मुक्त गगन में दूर दूर तक, क्षितिज तक उन्मुक्त भाव से, स्वतंत्र भाव से उड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, माने पक्षी भी फाल्गुन के महीने की प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर के पक्षी भी आकाश में पंख फैला करके उड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। और कवि कहता है कि फाल्गुन के महीने में लोगों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी फाल्गुन की मोहकता का प्रभाव पड़ता है। इसलिए कवि ने कहा कि सर्वत्र उत्साह का भाव तरंगित हो उठता है, हट नहीं रही है आंख हटाता हूं तो। कब कहता है कि फागुन के महीने का सौंदर्य इतना व्यापक है, सर्वव्यापक है कि निरंतर देखने को मन चाहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। हाँ, तुम्हारा सौंदर्य पर आंख टिकी हुई है, आंख हटा ही नहीं पा रहा हूं। अर्थात फाल्गुन के महीने में चारों ओर सौंदर्य इतना बिखरा हुआ है कि दृष्टि उससे हटाए ही नहीं हटती। जिधर दृष्टि डालता हूं उधर प्रकृति का एक अनोखा और अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। इसलिए कब कहता है आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, हमने बताया कि फाल्गुन महीने में वृक्षों पर नए नए कोपल, नए नए किस्ले, नए नए पत्ते लद गए हैं। इसलिए पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, वृक्ष की डालें पत्तों से भर गई हैं, आच्छादित हो गई हैं। हर कहीं किसी भी वृक्ष में हरे हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं हरी कहीं लाल। आप देखते हैं जो किस्ले होते हैं, जो नए नए कोपल होते हैं, उसका रंग लाल होता है। तो लाल लाल और हरे हरे पत्तों से पूरी धरती, वृक्षों का पूरा रूप भर गया है, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में, कब कहता है कि कहीं वृक्षों के गले में, वृक्ष जो है वो केवल पत्तियों से नहीं, हमने आपको प्रारंभिक चरण में ही बताया, केवल पल्लों ही नहीं, केवल पत्ते ही नहीं, वृक्ष पुष्पित हो उठे हैं। तो कवि कहता है कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहता है कि चारों ओर धरती पुष्पों से भर गई है और उस पुष्पों की सुगंध से वृक्षों के गलों में मंद मंद सुगंध देने वाली पुष्पमाल, फूलों की माला जो है वो सुशोभित हो रही है, दिखाई दे रही है। आशय यह है कि किसी भी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं, हर वृक्ष फूले हैं, तरह तरह के सुगंध, तरह तरह के पुष्प
एक पुष्पमाल के रूप में वो वृक्षों के ऊपर अपने सौंदर्य श्री को प्रकट कर रहे हैं और उसकी मंद गंध, मंद माने धीरे धीरे उसकी सुगंध चारों ओर सर्वत्र व्याप्त हो रही है। जगह जगह ये सौंदर्य का खजाना बिखरा पड़ा हुआ है। प्रकृति इतनी अधिक खिल उठी है कि वो कहीं समा ही नहीं पा रही है। पाट 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 माने हर जगह, शोभा श्री माने सौंदर्य राशि, सौंदर्य का खजाना भरा पड़ा है। वो पट नहीं रही है, पट नहीं रही माने वो चारों ओर भरी पड़ी है, जहां देखो वहां पर जो है वो समा ही नहीं पा रही है। अर्थात इतनी ज्यादा सुंदरता, इतनी मोहकता, इतनी मादकता जो उसमें समा ही नहीं पा रही है, वो छलक छलक पड़ रही है। इस तरह से कवि ने इस कविता में प्रकृति के सजीव चित्रण के माध्यम से फाल्गुन महीने की मोहकता और मादकता का वर्णन किया है। बेटा, हमने आप लोगों को बताया, इसमें जो कविता हमने आपको पढ़ाई, तो इसमें हमने आप लोगों को बताया कि फाल्गुन महीने की सुहानी प्रकृति का चित्रण तो कवि ने किया है, उसका एक मानवीकरण किया है। लेकिन कविता के चित्रण में अगर हम लोग देखें तो इसमें घर घर भर देते हो, घर घर में पुनरुक्ति भी है और अनुप्रास भी अलंकार है, और हरी और लाल ये विशेषण के लिए प्रयुक्त किया है, पत्तों के लिए है। हरी कहीं कहीं हरी कहीं लाल, तो ये लाल और हरी जो है, जो पत्ते आच्छादित हैं उसके विशेषण के रूप में है। मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट पुनरुक्ति अलंकार है। तो इस तरह से संस्कृत खड़ी बोली शब्दों के प्रयोग में कविता में और अधिक लालित्य आ गया है और कविता और अधिक सुंदर बन पड़ी है। प्रकृति का सजीव चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। इतना शायद आपके लिए पर्याप्त है। आइए हम इसके बाद फिर से, जैसे हमने पिछले पाठ में आपको बताया था कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य केवल कविता का भाव स्पष्टीकरण, भाव पल्लवनी नहीं होता है। कविता में जो आपके प्रश्न अभ्यास हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसको भी स्पर्श करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं केवल प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ। छायावाद की एक विशेषता है अंतर मन माने हृदय के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों में ये भाव प्रकट हुआ है? तो कविता के भाव जो इसमें प्रकट हुए हैं उसमें आभा फागुन की तन में कवि ने अपने मन के जो भाव व्यक्त किए हैं पूरी कविता में है। लेकिन आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, तो इन सब पंक्तियों में कवि ने अपने अंतर मन के भावों को अधिक स्पष्ट रूप से मुखरित किया है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? बहुत स्पष्ट उत्तर है, क्योंकि चारों ओर जो है फागुन बहुत ही मोहक महीना होता है। उसकी शोभा, उसका सौंदर्य, उसका प्राकृतिक वातावरण इतना सुहाना है कि आंखें हटाए नहीं हट रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? बहुत सारे रूप में है। इसमें कविता में कवि ने बताया कि इतनी मादक हवाएं चल रही हैं कि और चारों ओर सर्वव्यापक है। तो प्रकृति की जो व्यापकता है, उसका जो सौंदर्य बोध है, वो आप लिख सकते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं है? हमने आपको शुरू में ही बताया कि फागुन का महीना बहुत ही सुहावना और बहुत ही ज़्यादा न गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंडी होती है, और चारों ओर धरती फूलों से, पुष्पों से भर जाती है, आसमान भी साफ स्वच्छ हो जाता है। तो प्रकृति का, निसर्ग का एक अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। इसीलिए शायद फाल्गुन महीना जो वसंत ऋतु के अंदर आता है, अपनी विशेषता के कारण जाना जाता है। और इसी फागुन महीने में होली का त्योहार आता है। तो ये वसंत ऋतु में आने वाला एक प्रमुख महीना है। ये इसका भी आप उत्तर हमने जो बताया उसके आधार पर भी और अपने चिंतन और अपने स्वाध्याय से भी लिख सकते हैं। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। देखिए, काव्य शिल्प का मतलब होता है, निराला जी ने जो कविता में वर्णन किया है। देखिए, पहला प्रकृति चित्रण है, हमने बताया प्रकृति चित्रण। देखिए, काव्य शिल्प
का दो भाव पक्ष होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष का मतलब उसका जो अनुभूति पक्ष होता है वो उसमें वर्णित होता है, और कला पक्ष में उसमें जो भाषा है, शैली है, अलंकार है, ये सब उसका काव्य पक्ष होता है। तो पहली विशेषता है इसका शिल्प सौंदर्य, कि लेखक ने कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति का बड़ा ही सजीव चित्रण है, मानवीयकरण है, और गीत शैली है। गीत, इसमें गीतात्मकता भी है, सांकेतिकता भी है, और संस्कृत में छोटे छोटे लघु शब्दों में और खड़ी बोली सुंदर भाषा के सुंदर प्रयोग में कवि के काव्य शिल्प का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। तो इस तरह से 5 प्रश्नों पर हमने आपसे चर्चा की। इस चर्चा का माध्यम आपके लिखित रूप देने में सहायक साबित होगा। आइए रचना और अभिव्यक्ति का अंतिम प्रश्न देते हैं। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आजकल ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक विषय पर हमको अनुच्छेद लिखने होते हैं, तो आप इस पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु स्वयं निर्मित कीजिए, और होली के आसपास के प्राकृतिक परिवर्तन, उसके प्राकृतिक सौंदर्य पर एक सुंदर सा आप लोग अनुच्छेद लिख लीजिएगा, तो आपके रचना लेखन का भी उसमें तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से निराला की दोनों कविताएं हमने उसके 2 वीडियो में विभाजित कर दिया, इसलिए जिससे आपके पास अच्छे ढंग से पहुंच पाए। पहली वीडियो में हमने निराला की उत्साह कविता, और दूसरे में अट नहीं रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः निवेदन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। पुनः मैं आपको एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।